अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। भारत के वज़ीर आज़म ने राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाया गया है। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वही बाबरी मस्जिद जिसकी तामीर 1528 में हुई। इसकी क्या तफसीलात हैं, भारत के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और इसके साथ साथ कोशिश होगी कि पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से भी जो लेटेस्ट है वो आप तक पहुँचाया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासत इस वक्त गर्म है। सियासी जमातें बाहर निकल के सियासी कैंपेन कर रही हैं। एक ऐसी सियासी जमात है जो आप सबको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कंप्लेन कर रही है कि हमें कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसकी क्या तफसीलात हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने किसान कार्ड की भी बात की कि किसानों को कार्ड दिया जाएगा। अब जितने कार्ड्स इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, लगता यह है कि आवाम की जेब भर जाएगी। अगर किसी और चीज़ से जेब भरे ना भरे, ये जो कार्ड्स हैं ये यकीनन आवाम की जेब को भारी कर देंगे। तो मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से और ओवरऑल जो सियासत है उसके हवाले से। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेहरबानी जनाब, नवाजिश आपकी। अच्छा सर, आप अरसा दराज से इलेक्शन को कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो मौजूदा इस वक्त इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इस वक्त आपको किस सियासी जमात की जो आप कह सकते हैं कैंपेनिंग वो बड़ी मौसर लग रही है? अगर हम देखें तो बिलावल साहब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, अब मियाँ साहब भी मुतहरिक हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है इस वक्त? देखें, इस इलेक्शन से एक बड़ी सियासी जमात जो है पीटीआई, वो तो गैर हाजिर है कि वो बहैसियत जमात इसमें हिस्सा नहीं ले रही। उसके अरकान जो हैं या उसके उम्मीदवार जो हैं वो अलग अलग सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस वजह से कोई नेशन वाइड कैंपेन जो है उनकी नहीं चल रही। और ये जो मौजूदा कैंपेन है ये एक हल्का जाती कैंपेन होकर रह गई है। यानी अगर कोई बड़े हरीफ जो हैं वो आमने सामने ना हो तो कारकुनों में भी जोशो खरोश पैदा नहीं होता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबिल आए और उनको समझा जाए कि वो पीटीआई जो है उसका नेमल बदल है। लेकिन अभी तो ये बात होते होते होगी। इस वक्त तो ये जो इंतखाबी मुहिम है ये एक गैर जमाती मुहिम नजर आ रही है और इसमें वो जोशो खरोश नहीं है रवायती जो हमें देखने में मिलता था। मौसम भी बहुत सर्द है और जज्बात जो हैं वो भी सर्द हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद अब नवाज शरीफ साहब आज लाहौर में निकले हैं और अपने हल्के का दौरा किया है जहां से वो उम्मीदवार हैं। और कल उन्होंने मानसहरा में अपने इंतखाबी हल्के में जलसे से खिताब किया था। एक बड़ा जलसा था। शहबाज शरीफ साहब भी जलसों से खिताब कर रहे हैं, अपने हल्कों में रैलियां निकाल रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा एक माहौल जो है को थोड़ा यानी मैं नहीं समझता कोई रवायती जोशो खरोश इसमें है। लेकिन बहरहाल अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अच्छा सर, ये जो आप जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि सियासी माहौल थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है, वो जो मुल्क गिर जिस किस्म की कैंपेन होनी चाहिए थी उस तरह की नजर नहीं आ रही। क्या ये सर जमहूरियत के लिए बेहतर है? और दूसरा, फिर क्या इसकी वजह से फिर जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके ऊपर भी लोग क्वेश्चन करेंगे? देखिए, सवाल तो यहाँ हर इंतखाब पर उठते रहे हैं और उसके बाद हुकूमतें भी बन जाती हैं और अपोजिशन भी अपना काम करने लग जाती है। तो देखना यह होगा कि यौम इंतखाब को क्या होगा, क्या पोलिंग दुरुस्त तरीके से हो जाएगी क्या, और पोलिंग डे के ऊपर कोई बहरान तो पैदा नहीं होगा और लोगों के इत्मीनान के मुताबिक उनको मौका मिल जाएगा अपने जज्बात के इजहार का
या अपने अपनी मर्जी के इजहार का, तो ये उसको हमें देखना होगा। तो बहरहाल इस वक्त तो देखिए, कुछ ना होना जो है उससे कुछ होना बेहतर है। ठीक। तो इंतखाबात अगर ना होते तो फिर तो हमारा आईनी ढांचा जो है वो धड़ाम से गिर पड़ता। तो अब इंतखाबात हो रहे हैं और एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाएगी जिसे बहरहाल अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, उनके वोटों से वो मुंतखब होके आएगी। बाकी बातें फिर बाद में होंगी, जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अच्छा सर, आप कोई अपसेट देख रहे हैं इन इंतखाबात में, या फिर जो ये आम तासुर है कि एक मखलूत हुकूमत बन जाएगी जिसमें नून लीग का भी किरदार होगा, पीपल्स पार्टी का भी किरदार होगा, कुछ आज़ाद लोग भी साथ आ जाएंगे, ऐसा ही सिनारियो आप देख रहे हैं या कोई अपसेट भी हो सकता है? अपसेट भी हो सकता है, क्योंकि और यानी कोई हैरान कुन नताइज भी आ सकते हैं। आज़ाद जो हैं बड़ी तादाद में भी कामयाब हो सकते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है एक सिंपल मेजॉरिटी भी ले सकती है। लेकिन ये आप कुछ तयक्कुन के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई उस तरह के सर्वे नहीं हो रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ जमातें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं करना चाहिए। ज्यादा मसला ये है, अहम ये है कि इंतखाबात हो रहे हैं और दस्तूरी अमल बहाल हो रहा है और लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत बना सकें। और उसके बाद फिर जो लोग इक़्तिदार में आएंगे और जो अपोजिशन में बैठेंगे उन पर देखा जाएगा, वो उनकी तरफ लोग देखेंगे, उन पर लाजिम होगा कि आपस में बातचीत करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मुल्क को आगे बढ़ाएं। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासी रहनुमा जो हैं और सियासी जमातें वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, उसकी वजह से फिर स्पेस जो है उनके हाथ से निकल जाती है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये सब लोग होश के नाखुन लेंगे और सबक सीखेंगे जो इंतखाबी मुहिम में हो रहा है उससे और जो इंतखाब के दिन होगा उससे। अच्छा सर, बिलावल साहब बार बार इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि तकसीम की सियासत ख़त्म है। वो ये भी कहते हैं कि माजी में या माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ, उनकी ख्वातीन कारकुनों को जेलों में डाला गया, लेकिन वो तो खुद भी उस वक्त PDM हुकूमत का हिस्सा थे। तो ये जो वो बयानियाँ ले रहे हैं, क्या वो PTI के वोटर को इस तरह अट्रैक्ट कर सकेंगे और ख़ुद को वो PDM की हुकूमत जिसमें वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं उससे आसानी से अलहदा कर लेंगे? देखिए, कोशिश तो वो कर रहे हैं और जरूरी नहीं कि हर कोशिश फौरी तौर पर कामयाब हो जाए। वो अपने आप को एक मुस्लिम लीग नून के मुकाबिल एक खड़ा करना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है, उनकी कोशिश ये है कि PTI के जो वोटर्स हैं या PTI के सपोर्टर्स हैं उनकी हमदर्दियां वो हासिल कर लें। लेकिन ये तो फिर बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो वो हिस्सा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का और PTI के साथ जो उनका मामला है वो भी सब उससे वाकिफ हैं। तो PTI के लोग जो हैं उनकी तरफ ज्यादा शिद्दत से राग़िब तो नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है जो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग PTI के पास चले गए थे वो कुछ वापसी की राह ले लें। पर एक लंबी स्ट्रगल है जिसका सामना करना पड़ेगा बिलावल को, और देखेंगे कि जिस तरह PTI अपने पत्ते खेलती है और इमरान खान साहब जिस तरह अपने रास्ते को हमवार करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी तो इन्हिसार होगा ना बहुत से मामलात का। अच्छा सर, इन इलेक्शंस के बाद आपको नई क़यादत उभरती हुई नज़र आ रही है? हमें आसफा भुट्टो साहिबा भी नज़र आ रही हैं जलसों में, मरियम बीबी तो वैसे ही मुतहरिक हैं, हमजा शहबाज साहब भी काफ़ी मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमें अहम ओहदों के ऊपर नई क़यादत कहीं पर नज़र आ सकती है? कोई वज़ीर आला हो जाए या कोई वज़ीर आज़म हो जाए? हाँ जी, हो सकता है कि बाज नए चेहरे सामने आ जाएं, लेकिन वो नए चेहरे भी ऐसे ही होंगे ना, कोई इतने नए तो नहीं होंगे, उनसे हम आशना तो हैं। अब ये नहीं हो सकता जिस तरह के उस्मान बुज़दार साहब मंजर आम पर आ गए थे या महमूद खान साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए थे। मेरा ख्याल ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी कि बिल्कुल गुमनाम लोग जो हैं वो आगे बढ़े हैं, उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। जो भी आएंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के वाबस्तगान ही होंगे, उनमें जवान भी हो सकते हैं और बूढ़े भी हो सकते हैं, मुअम्मर भी हो सकते हैं। तो ये एक हद तक का तवक्को ये रखनी चाहिए कि कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन वो जो एक बड़ी तादाद में कोई खेप नौजवानों की सामने आ जाएगी
वो ऐसी बात नजर नहीं आ रही। ठीक है। उम्मीदवारों की फहरिस्त पे नजर डालें अगर आप, तो फिर ये बात कहना बहुत मुश्किल है। ठीक। वैसे वाकई सर उस्मान बुज़दार साहब जैसी शख्सियत को ढूंढने के लिए तो मेरे ख्याल में अब दहाइयाँ लगेंगी उस तरह का बंदा सामने आने में दोबारा। लेकिन सर अब ये जो आज़ाद जीतेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है ये हमारे साथ भी आ सकते हैं। आपको लगता है कि ये अगर इमरान खान के नाम पे या तहरीक इंसाफ के नाम पे जीत के आएंगे तो ये उधर ही खड़े रहेंगे या फिर किसी ना किसी जमात में ये शामिल हो जाएंगे, और कभी इम्कान क्या है, किस तरफ जा सकते हैं ये? देखिए, हालात जो हैं वो आपके भी सामने हैं, और जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, वो आप बंदा नवाज क्या जाने। तो जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें तो फिर कुछ कहना मुश्किल है कि कौन किस हद तक खड़ा रहेगा। लेकिन असूली बात तो यही है कि अगर पीटीआई के लोग जो हैं बहैसियत जमात के हिस्सा नहीं ले रहे, तो इलेक्शन कमीशन की हद तक है ना। अगर वो एक मुंतखब होने के बाद अपनी जमात बनाना चाहते हैं, पार्लिमानी पार्टी बनाना चाहते हैं और पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठना चाहते हैं, तो उन्हें इसका हक मिलना चाहिए और मौका भी मिलना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो औरतों की नशिस्तें हैं और अकलियतों की नशिस्तें हैं, उसमें भी उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक टेक्निकल बात है ना कि एक निशान उनके अलग अलग हैं, वगैरह सब लोग जानते हैं कि वो एक जमात से ताल्लुक रखते हैं। और जमहूरियत के जो वसीतर मफाद में, तो मेरा ख्याल उनको एक बहैसियत जमात के काम करने का मौका मिलना चाहिए। यही हमारे लिए बेहतर है और जमहूरी अमल के लिए भी बेहतर है और खुद उन सब लोगों के लिए भी बेहतर है जो जमहूरियत का नाम लेते हैं और इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा सर, आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और दोबारा उन इल्ज़ामात को दोहराया, अमेरिका का जिक्र किया, माजी की इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया। तो जब वो बार बार इन इल्ज़ामात को दोहरा रहे हैं तो इस सारे सिनारियों के अंदर आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी और उनकी जमात को कोई मौका मिलेगा? देखिए, वो फंस के रह गए हैं। अब ये भी तो है ना, आईने नाव से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। अब वो बार बार तो एतराफ करते हैं अपनी गलतियों का कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। लेकिन गलती सबसे बड़ी तो ये है कि वो जो उनको जिस दायरे में रह के अपनी इनिंग खेलनी चाहिए थी, वो उस दायरे से बाहर निकल आए। तो उन्हें अब भी गौर करना चाहिए। माजी को दोहरा कर या माजी में उलझ कर मुस्तकबिल को सुलझाया नहीं जा सकता, और वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, आज वो जो जिस मुकाम पर हैं और जिस तरह वो इंतखाबी अमल का हिस्सा है, और 2018 में तो इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। तो खान साहब के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उनको तदबीर भी करनी होगी और फिर कुछ तकदीर जो है उसको बदलने की सही भी करनी होगी। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के लिए तो हमने देखा कि एक तरह से उनकी वापसी भी हुई, कुछ आसानियां भी हुई। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए आप मुस्तकबिल करीब में कोई आसानियां देख रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि वक्त एक करवट लेता है और मामलात बदल जाते हैं, हालात यकसा नहीं रहते, तब्दीली तो आनी होती है और लोग भी बदल जाते हैं। आज 2018 के जो बहुत मौसर करदार थे, साहबाने इक़्तिदार थे, बड़े मौक़र लोग थे, वो कहाँ हैं आज? वो गायब हो चुके हैं। अब हालात पर उनकी गिरफ्त नहीं रही। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो जो वक्त आगे बढ़ेगा मामला बदलते चले जाएंगे और उस नए मंजर के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए और उसकी कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, अगर हम सूबाई सियासत को देखें, जरदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि शुरू में थोड़ी सी उनके लिए कोई मुश्किलात थी, परेशानियां थी, लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि बलूचिस्तान में लोग उनके साथ मिले, बिलावल साहब काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जरदारी साहब ना सिर्फ सिंध बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान भी सिक्योर कर लिया है, ऐसे ही हालात हैं सर? देखिए, ये तो कुछ चमगोइयां होती रहेंगी, साजिशों की थ्योरीज बनती रहेंगी, पसे पर्दा बहुत कुछ होता रहेगा और पर्दे पे किस तरह आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी आप कोई यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन खिचड़ियां तो कई पक रही हैं और हांडियां जो हैं वो भी कई आग पे रखी हुई हैं। तो बहरहाल देखें, जब ये सारा कुछ
आग बुझ जाएगी और पकवान तैयार होगा, फिर उसे चखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या जायका है या नहीं है। अच्छा सर, इसमें काफ लीग का किरदार आपको क्या नजर आ रहा है? इसलिए कि चौधरी सरवर साहब काफ लीग में गए, अब अचानक वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। हमने ये भी देखा कि मियां साहब खुद गुजरात गए, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, तो काफ लीग अब आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो जाएगी मुल्की सियासत से सर? देखिए, काफ लीग को तो बड़ा सेटबैक हो चुका है और चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की नजर हो गए और मुस्लिम लीग काफ का, यानी जो चौधरी शुजात साहब की फैमिली थी, अब उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उनको एडजस्टमेंट नहीं हो सकी मुस्लिम लीग नून से। पर आप इस बात पर मुनसर है कि चौधरी फैमिली जो है उसके कितने लोग पहुंचते हैं पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में, तो देखने की बात यही होगी। बहैसियत जमात के वो कमजोर हो जाएगी और मजीद कमजोर हो जाएगी, क्योंकि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो तो मायूस नजर आते हैं, अगरचे उन्होंने छोड़ा नहीं है अपनी पार्टी को, लेकिन अमलन वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से अगर तो उसने 7-8 नशिस्तें जीत ली उसके लोगों ने, फिर तो मामला मुख्तलिफ होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी गौर करना पड़ेगा और उनके बरखुरदारों को भी गौर करना पड़ेगा। अच्छा सर, काफ लीग और काफ लीग की क़यादत के हवाले से आम तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। अब परवेज इलाही साहब ने जो स्टैंड लिया है और इतने माह से वो जेल के अंदर भी हैं, क्या ये चीज़ आपके लिए सरप्राइजिंग थी सर? देखिए, ये बात तो ताज्जुब अंगेज है, लेकिन यही लोग ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मुनक़सिम हो गई थी। तो उसका एक मज़ारा हमें ये देखने को मिला कि चौधरी शुजात एक तरफ थे और चौधरी परवेज इलाही दूसरी तरफ थे। तो बहरहाल अब ये जो तकसीम तो हो गई है और उसके असरात भी होंगे। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में अगर आप ये बताएं कि इस वक्त ये जो मुख्तलिफ हांडियाँ पक रही हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, क्या ये सारी हांडियाँ जो हैं ये एक बेहतरीन, जिसे आप कह सकते हैं, दस्तरखान पे सजाई जा सकेंगी, या अभी भी कोई ऐसा खदशा है कि हांडी जो है वो पक ना सके और बीच चौराहे फूट जाए? कई जल जाएंगी, कईयों में गोश्त कच्चा रह जाएगा, ठीक, और कईयों में ज्यादा पक जाएगा और कोई जो है खाने के काबिल होंगी। तो देखिए, इंतजार कीजिए और होंठों पे जुबान फेरते रहिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा सर, पहली चीज़ तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज भी इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एतवार वाले दिन लोग बाहर निकलें, जो हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा उससे हम टिकट वापस ले लेंगे। तो क्या आपने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, बाहर आप निकल पड़े हैं? जी बिल्कुल की है, हमने अक्टूबर में बेल ली थी और इसीलिए ली थी कि अल्टीमेटली बंदे को इंसाफ का निज़ाम फेस करना चाहिए और यहाँ पे पुख्तूनख्वा की अदालतों ने इंसाफ दिया भी है। हमें इस मुल्क में सारे इदारे जो है वो सारे काम करते हुए नजर आने चाहिए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। हालांकि उसके बाद भी जो है वो पुलिस ने छापे मारे और हमें एहतियात करना पड़ा और ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप पे कोई केस ना हो, आप पे जो है वो कोई मुकदमा ना हो और उसके बावजूद आपको ये ना पता हो कि आप अपने घर सोए या ना सोए। लेकिन इलेक्शन कैंपेन पे बिल्कुल निकले और खैबर पख्तूनख्वा के मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 95% जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सारे कैंपेन कर रहे हैं मुश्किलात के बावजूद। ठीक है। अच्छा सर, भी बहुत से आपने कहा कि आप बाहर निकल रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा आ रहा है आवाम का? अतर रिस्पांस तो ऐसे आ रहा है कि मैंने कभी किसी पिछले इलेक्शन में नहीं देखा और मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं 1993 से अपने चचा के साथ इलेक्शन कैंपेन्स कर रहा हूँ। 3 बार वो इलेक्शन जीते थे, पीपल्स पार्टी से जीते थे। अच्छा आता था, कभी बुरा आता था। 2018 में मैंने 5-1 की लीड से इलेक्शन जीता है। लेकिन इस बार मैं मार्केट्स में जाता हूँ, हयाताबाद में, मैं गांव जाता हूं, मैं अपने आबाई हल्के में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके लिए कैंपेन करता हूं
और इस तरीके का रिस्पांस मैंने देखा नहीं है। लोगों को सिंबल्स का भी पता चल गया। तो मेरे ख्याल में ये अभी इस केयरटेकर हुकूमत के लिए चैलेंज है, क्योंकि माजरत के साथ जो ये तारीखी रिगिंग करने लगे हैं, जो पूरी दुनिया अभी मान रही है, तो अगर इस रिस्पांस के साथ ये हालत ये करेंगे ना, तो ये पाकिस्तान की अवाम का एतमाद खो बैठेंगे, और ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, परवेज खटक साहब ने हालिया दिनों में मीडिया से बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा मैं नहीं हूं तो इनको पता चलेगा इनके 60-70% या जितने भी MNA MP हैं वो मैं लेके आया था जमात में। तो अब इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि आपके जो लोग आज़ाद जीतेंगे वो बाद में किसी और के साथ जाके मिल सकते हैं। तो इसके तदारुक के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? खटक साहब ने पार्टी लॉन्च की, हमारे पुराने साथी है, मेरे बड़े, लेकिन उन्होंने गलत किया। उनको इमरान खान का साथ देना चाहिए था, और जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ के ये PTIP ज्वाइन की है, उनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए था। वो ना PTI के रहे, वो ना किसी और जमात के रहे, ना उनको कोई और जमात का वोट दे सकता है, ना उनको इमरान खान का कोई वोटर वोट दे सकता है। और वो आपको रिजल्ट से ऑलरेडी पता चल रहा है। अगर ये किंग्स पार्टी है तो मेरे ख्याल में सारे इनके 39 कैंडिडेट्स हैं पूरे सूबे में 115 सीटों में। तो पहली तो बात ये कि कोई भी फंक्शनिंग जमहूरियत हो तो उसमें 39 सीटों वाला कैसे क्लेम कर सकता है कि वो हुकूमत बनाएगा? उसमें सर मतलब ये है ना, इशू ये है कि हमने पंजाब में भी देखा कि इवन सलमान अकरम राजा साहब से भी कुरान के ऊपर हलफ लिया गया। अब आपके जो लोग आज़ाद इलेक्ट होंगे, क्या उनसे भी आप कोई हलफ ले रहे हैं? वो जाके दूसरी जमात में तो शामिल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन ये वैसे काफी क्योंकि हर कोई जो इमरान खान के टिकट पे है वो इमरान खान के नाम पे वोट ले रहा है। बल्कि ये जो PTIP वाले MP है ना, मैं पंजाब में तो मुझे नहीं पता, उनमें से भी बहुत से जो है वो अपने आप को इमरान खान के कैंडिडेट्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। हैरत की बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कमिटमेंट देने की बात है ना कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, मुझे 2-3 प्रोग्राम्स पे क्राउड में से लोगों ने पूछा है। क्यों? क्योंकि हमारी सियासत की 76 साल की तारीख रही है, गंदी तारीख, जिसमें ये सारे काम होते रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? सिंध हाउस में शुरू हुआ था ना। PTI के वो अराकीन जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया था, वो इमरान खान की पीठ में छोरी मार के दूसरी हुकूमत का हिस्सा होना चाह रहे थे। PMLN ने अपने कारकुन को वोट नहीं दिया। राजा रियाज जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको शामिल करके उनको सीट दे दी। तो ये खदशा तो पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक और बात भी कही कि वोट जो है इस वक्त इमरान खान साहब का, उस दिन अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आपने एक वीडियो भी शेयर की हुई थी जिसमें एक वोटर आपको कह रहा है कि अगर आपकी जगह नवाज शरीफ साहब को भी इमरान खान खड़ा कर दे तो हम उसको भी वोट दे देंगे। तो वाकई इस किस्म की सूरत हाल है? देखिए, मुझे नहीं पता हम ह्यूमन साइकी को क्यों नहीं समझते। इमरान खान और PTI को दीवार से लगा के लोगों की हमदर्दियां क्रिएट कर दी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड 27 साल की सियासत का भी नहीं है, 50 साल की पब्लिक सर्विस का है। जब आप उनके क्रिकेट करियर को शामिल कर दें तो बिल्कुल ये माहौल है, और यही लोग कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना करेंगे वोट इमरान खान का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है जो आपकी जमात के हवाले से इस वक्त लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मेन इशू ये है कि कम्युनिकेशन गैप है। आपकी जो क़यादत है वो जेल के अंदर है। आतिफ खान साहब ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया। उन्होंने कहा जो फाइनल लिस्टें वगैरह बनी हैं कैंडिडेट्स की वो हमें उस तरह नहीं दिखाई गई, और वकला हजरात ही फैसले कर रहे हैं, वही जाके खान साहब से मिल रहे हैं। तो क्या इससे कोई जमात को नुकसान हो सकता है? और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आतिफ खान साहब ने, आपको उसके हवाले से कोई इल्म है? नहीं जी, मैं कोई इंटरनल पार्टी मैटर्स पे बात नहीं करूंगा। आतिफ खान साहब बड़े सीनियर और पुराने लीडर हैं पार्टी के, और ऐसे वक्त में ये बातें होती है। कम्युनिकेशन चैलेंज तो है ना, खान साहब से भी कम्युनिकेशन चैलेंज है, आपस में भी कम्युनिकेशन चैलेंज है। ऐसे इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ऐसे छोटी मोटी बातें जो है वो होती रहेंगी।
लेकिन फिलहाल जरूरी ये है कि पहली चीज तो ये कि पीटीआई का हर वोटर इमरान खान के पीछे मुत्तहिद हो। इंडिविजुअल फैसलों पे सबको एतराजात होते हैं। मुझे जो है वो शायद कुछ फैसलों पे एतराज हो, लेकिन हम चुप रहते हैं और टीम स्पिरिट के तौर पे ये करना जरूरी है। तो दो चीजें जरूरी है, ठीक, इमरान खान का वोटर इमरान खान को वोट दे, और दूसरी चीज ये अतर पाकिस्तान को भी जोड़ना है। पोलराइजेशन बहुत हो गई है इस पाकिस्तान में, इमरान खान के लिए भी जगह होनी चाहिए। और ये मैं एक्चुअली वादा कर सकता हूं, मुझे यकीन है कि इमरान खान से बेहतर इस मुल्क को कोई जोड़ भी नहीं सकता। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। अगर पाकिस्तान जोड़ना है तो ये रिवायती सियासत खत्म करनी है, हर किसी ने थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए एक तरफ आप जोड़ने की बात करते हैं, आज मीडिया से गुफ्तगू की जेल के अंदर, उसमें उन्होंने जो साबका इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर दोबारा इल्ज़ामात लगाए, डोनाल्ड लू का जिक्र, साइफर का जिक्र किया। तो ये अगर इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो क्या इससे फिर मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए मामलात तो बेहतरी से उससे भी नहीं बढ़ सकते जो पीटीआई के हर कैंडिडेट के साथ हो रहा है। हमाद अजहर साहब के घर पे हुआ, उमर अयूब साहब के 16 साला बेटे को जो है वो हरास किया गया। आपने ये नॉमिनेशन पेपर के फेज में देखा, आपने फिर देखा कि हमारे टॉप 200 कैंडिडेट्स में 190 कैंडिडेट्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपने अभी भी देखा, सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब में तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी तलखियां क्रिएट की जा रही हैं कि उनसे वापस आने में टाइम भी लगेगा और डैमेज बहुत ज्यादा हो चुकेगा। पख्तूनख्वा में भी ऐसे हाल, ये कैसे माहौल है, ये कैसे इलेक्शन है, और ये हम दुनिया को पाकिस्तान का कौन सा रूप दिखा रहे हैं? अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि आपके मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ी हमने लाहौर के हवाले से बात की तो वहाँ पे 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। अब बड़ा चैलेंज है, आपने अपने वोटर तक ये पैगाम भी पहुँचाना है। इंटरनेट के ज़रिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कोई पोर्टल वगैरह भी बना दिया और इंटरनेट के ज़रिए आप एक तरह से तशहीर भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा आप रिलाई कर रहे हैं, ये ना हो कि इंटरनेट बंद हो जाए इलेक्शन डे वाले दिन या उससे पहले, या बहुत सारे मसाइल तो हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आपको क्या रिलाई करना चाहिए इंटरनेट के ऊपर? अच्छा, सिर्फ इंटरनेट पे तो नहीं रिलाई कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है वो एक गेम चेंजर जरूर है। वरना तो पहले जमाने में वही पीटीवी होता था ना, और जो पीटीवी के जब पीटीवी कहती थी कि दुनिया सही है तो दुनिया सही होती PTV2 थी। भी होता था, उस पर ट्रैक्टर की देखभाल और सफाई वाला वो भी दिखाते थे। जी जी, PTV2 भी था। हाँ जी, दो PTV2 भी फिर आ गया, लेकिन कोई 30 साल बाद आ गया। तो ये एक बात मैं कह दूं, 80-90% अवाम हमारे सिंबल्स भी पहचान गए हैं। अभी शायद कोशिश ये होगी कि जो कैंडिडेट खड़ा हो, जो क्लेम करे कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है। देखिए, इलेक्शन का दिन जरूरी है, और इलेक्शन के दिन को पाकिस्तान की अवाम वो रिगिंग नहीं मानेगी। वोटर निकलेगा, वो वोट देगा, वो उसका हक है। ये इंतजामिया का हक नहीं है कि उसको वोट देने से रोके, उसका वोट फाड़े, उसको जो है वो पोलिंग बूथ अच्छा झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे? इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, आप जो जज्बा पख्तूनों का देख लें, इसमें कोई शक नहीं है। 115 सीटें, उसमें इंशाअल्लाह कम से कम 80 सीटें, और ये मैं रिगिंग के बाद की बात कर रहा हूं, पीटीआई को जाएंगी। 35 सीटें भी ये ऑपोजिशन नहीं जीत सकती। ठीक, अच्छा वैसे आपको क्या इंतखाबी निशान मिला है झगड़ा साहब? मुझे ट्रैफिक लाइट, मेरे एमएनए को भी ट्रैफिक लाइट, अगर आप किसी को जानते हैं NA 31 और PK 79 पे, तो प्लीज उन्हें कहें कि दोनों वोट ट्रैफिक लाइट को दें। मैं उनको ये क्यों ना कहूं कि शेर को वोट दें या तीर को वोट दें, ट्रैफिक लाइट को क्यों दें जी? वो
वो इसलिए कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी को पेशावर में अफेक्ट करेगा, तो ये तो हम नहीं चाहते। नहीं, आपका ये चालान तो नहीं कर देंगे हमारा ये ट्रैफिक लाइट की वजह से? देखें, ये तो अवाम ने खुद फैसला करना है और इसीलिए ज़रूरी है कि हर जो कैंडिडेट है उसका सिंबल भी अवाम को पता हो। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि जो इंतखाबात से पहले एक जमात से सिंबल लिया गया है उससे कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं हुई। एनीवे, तैमूर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ाहरा बलोच साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ जो भारत में हुआ राम मंदिर का जिस तरीके से इफ्तिताह किया गया, उनके वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले तो इस डेवलपमेंट को कंडेम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मॉस्क बाबरी मस्जिद की जगह पर इन्होंने एक ये राम टेम्पल बनाया गया है। और ये इंडिया में बढ़ती हुई जो इनटॉलरेंस है मुसलमानों के खिलाफ, ये उसकी एक वाज़े मैनिफेस्टेशन है। और आप जिस तरह से जानते हैं कि इंडिया ने 1992 में ये एक्सट्रीमिस्ट ने स्टेप लिया, उसके बाद इनकी रूलिंग डिस्पेंसेशन इसको सपोर्ट करती रही और इनकी कोर्ट्स भी इस इकदाम को एंडोर्स करती रही हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया में हमारे हमसायगी में एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बढ़ रही है जिससे माइनॉरिटीज को शदीद खतरा है। और पाकिस्तान इस वजह से बहुत पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ से बहुत तकलीफ में है और हम समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम गैर ज़रूरी हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मुमताज़ ज़ाहरा बलोच साहिबा, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे बैक यार्ड में, हमारे नेबर में एक इस किस्म की हुकूमत है जो इंतहा पसंद हुकूमत है, ऑब्वियसली हमारे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। क्या ये कंसर्न आलमी सतह के ऊपर भी दफ्तर खारजा, हमारी जो सफारतकारी है, उसमें इसको रेस किया जाता है, बताया जाता है कि ये क्या हो रहा है भारत में? हाँ जी, बिल्कुल। ये दुनिया में अब ये इंक्रीजिंग रियलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान भी इसको हाईलाइट करता है और सबसे अहम बात यह है कि इस पे OIC की स्टेटमेंट्स भी आती हैं। और आप जिस तरह जानते हैं कि आज OIC ने इस इशू पर एक मजम्मती बयान भी दिया है। ये OIC जो है वो मुसलमान दुनिया की आवाज़ है और इस्लामी ममालिक इस चीज़ को किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुसलमानों की इबादत गाहों को इस तरीके से रोंद के और मुसलमानों के जज्बात से खेला जाए। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा है कि ईरान की जानिब से एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया गया, पाकिस्तान को टारगेट किया गया, फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, लेकिन अब जो ताल्लुकात लगता है ऐसे है कि वो बेहतरी की जानिब गामजन है। तो आखिर ये कैसी सफारतकारी की गई, क्या हुआ कि हालात इतनी जल्दी लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो 16 जनवरी का जो वाकया था वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि हम मुश्किल बातें भी करते हैं और डिफ़िकल्ट इश्यूज पर आपस में बातचीत भी करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटी किसी साइड से भी नहीं हुई। तो पाकिस्तान को 18 तारीख को जवाब देना पड़ा और ये हमारी अपनी चॉइस नहीं थी। हमने जो सिचुएशन डेवलप हुई उसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की और ये हमने इसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि हमारी ईरान के अवाम के साथ, उनकी हुकूमत के साथ या उनके इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ पर जो टेररिस्ट अनासर बैठे हैं उन पर टारगेट किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने और एक बहुत ही फोकस्ड ये एक ऑपरेशन था। और अब जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली 16 तारीख की शाम से ही हमारे राब्ते एस्टैब्लिश हुए ईरान की वजारत खारजा के साथ
और दोनों साइड्स ने कोशिश की कि इस अच्छा, चीज़ को इसमें contain किया जाए। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, जब ये वाक़या पेश आया, अगर इसमें ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोई सफारती नाकामी थी या फिर मुस्तकबिल में क्या दोबारा इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, किस तरह हम इसको मेक श्योर करेंगे कि राब्ते कायम रहें और दोबारा इस नहज पे चीज़ें ना पहुँचें? देखिए, पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया 18 तारीख को ऑपरेशन बरसमचार को, उसमें बड़ी क्लैरिटी से हमने दुनिया को, अपने आवाम को, सबको एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की कौम कभी भी अपनी सॉवरेंटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी कोई भी मुल्क, चाहे वो हमारे हमसाया मुल्क हों या कहीं दूर रहते हों, वो इस तरह की कोई भी एडवेंचरिज्म में नहीं पड़ेंगे और पाकिस्तान, ताकि उनको पता हो कि पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है। अच्छा, आखिर में अगर ब्रीफली आप कमेंट कर दें, ऑब्वियसली मसला कश्मीर हो जाए या फ़लस्तीन हो जाए, ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के दिलों के बड़े करीब है। इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको आप लोग बार बार इंटरनेशनल सतह पर उठा रहे हैं और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर क्या मुतालबा कर रहा है? जी, पाकिस्तान की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आवाम फ़लस्तीन के आवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं और जो इस वक्त उन पर जुल्म हो रहा है उस पर परेशान हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपने आवाम की तर्जुमानी करते हुए अपनी असूली मौक़िफ़ को पेश करती है दुनिया भर में। ये हमने यूनाइटेड नेशंस में भी मामला उठाया है, हमने OIC में भी मामला उठाया है और हमारी जो डिमांड सबसे अहम ये है और सबसे प्रायोरिटी जो डिमांड है वो ये है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और गाजा का मुहासरा उठाया जाए। वहाँ पर जो आवाम हैं उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फराहम की जाए। अच्छा, हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इस जुल्म बर्बरियत को ख़त्म करे और इसराइल के हामी ममालिक ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं उनकी एक अहम जिम्मेदारी है कि इसमें अपना रोल अदा करें। ठीक। अच्छा, इसराइल के जो हामी ममालिक हैं उनकी जानिब से कोई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो नहीं, इसराइल के हवाले से, उसको तस्लीम करने के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की जो भी इंटरनेशनल लेवल पर एंगेजमेंट हो रही है उसमें एक ही पॉइंट अंडर डिस्कशन है, वो ये है कि कितनी जल्दी ये जो मुहासरा है इसको ख़त्म किया जाएगा और सीज फायर कराया जाएगा। यही एक प्रायोरिटी है और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम है हम किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जब हम बातचीत करते हैं। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें के लिए। आपने सुना कि पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि फ़ौरन जंगबंदी की जाए, जिस तरीके से इसराइल वहाँ पे ज़ालमाना कार्रवाइयाँ कर रहा है उन कार्रवाइयों को रोका जाए। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।